बहुत जगह आप ऐसा सुनेंगे कि पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि आप बच्चे को प्रेशर ना करें या बच्चे को आप जो उसकी इच्छा हो वो करने दो। What was the basic idea behind starting Guru's Academy? ओके 2011 में वापस आया तो स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 9 to 12 उनके लाइफ के सबसे क्रिटिकल ईयर्स हैं। अगर वो 4 साल वो अपनी एनर्जी फोकस दे पाए और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाए तो उसका बेनिफिट, वो 4 साल का बेनिफिट उनको अगले 40 इयर्स मिलना है। कुछ पेरेंट, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, वो भी सही नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस लाना बच्चे की लाइफ में पेरेंट के थ्रू बहुत नेसेसरी है। So, sir, first of all, welcome to our show. Thank you. And I'm truly grateful to have you here. And I would like to start with the question कि आपका basic thought क्या था? What was the basic idea behind starting Guru's Academy? Okay. 2011 में मैं वापस गांधीधाम आया। बिफोर दैट आई वाज नॉट हियर। तो जब मैं वापस आया तो इनिशियली मेरे माइंड में कुछ ऐसा था नहीं कि मुझे बच्चों 11-12 के बच्चों के लिए कुछ करना है। मैंने अपने फाउंडेशन को पहले पकड़ा, यानी 8-9-10 के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वहां मुझे गैप दिखा थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें यहाँ पे उस टाइम पे नहीं पढ़ाई जाती थी। और उसके बाद फिर सडनली 2013 या 14 में, मेरे ख्याल से 12 या 13 के आजू बाजू JEE कंपलसरी हो गया गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए। और तब क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा था और मैं अच्छे लेवल पे बच्चों को डिलीवर कर पा रहा था, तो मेरे पास कुछ बच्चे अलग अलग जगह से ढूंढ के जेई पढ़ने के लिए आए। और तब मुझे ये गैप दिखा कि इन बच्चों को गाइडेंस के नाम पे, जैसे मैं तो तब फिजिक्स मैथ्स पढ़ाता था, तो गाइडेंस के नाम पे बाकी सब्जेक्ट्स का कुछ हो नहीं रहा था। वहां से मेरे माइंड में ये थॉट आया कि कुछ हमें गांधीधाम के बच्चों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप था। फिर धीरे धीरे मैंने टीचर्स के साथ मिला, नए नए टीचर्स ढूंढे। फिर जैसे जैसे थोड़ा एक्सपांड हुआ तो बाहर से टीचर्स जो कि एक्चुअली जानते हैं कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया। और 2017-18 के आसपास फुल फ्लेजेड हम लोग जेई नीट की प्रिपरेशन में घुस गए। और उसके बाद सब चीजें अपने आप अच्छे से होती रही, बच्चों को डिलीवरी मिलती रही टीचर से और बच्चे भी डिलीवर करते रहे। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया गांधीधाम में। और जब मैं इसको बाहर के साथ कंपेयर करता हूँ तो हमें लगता है कि हमारा सेटअप बहुत छोटा है, फोकस्ड है, और इसीलिए शायद हम डिलीवर भी कर पाते हैं उस हिसाब से। I think that's a very great initiative because पहले जब ऐसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे तो स्टूडेंट्स को बड़ी सिटीज में जाना पड़ता था in order to prepare especially for the competitive exams. So that's a very great initiative. And next I would like to ask कि अभी तक की आपकी जर्नी में it's like since 2012 this institute you started. So अभी तक ऐसे कोई setbacks? मतलब देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि सेटबैक्स तो हर एक की जर्नी का पार्ट है। मतलब अगर हमारे जर्नी में दिक्कतें ही नहीं आई अगर, तो फिर वो जर्नी वर्थवाइल है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं तो उनको बहुत पॉजिटिवली गिनता हूँ। बस कभी कभी जो अब इतने सालों में पता नहीं ढेरों आए हुए होंगे, लेकिन वो सब हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। बट एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो यही है कि जब आप एजुकेशन फील्ड में, और हर टीचर के लिए ये जानना जरूरी है कि आपसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है। और जब आप मेजॉरिटी पेरेंट इस पे फोकस ज्यादा करते हैं कि आप रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं, उनका एक ही फोकस है कि आप बच्चे को कितना डिसिप्लिन करवा के रिजल्ट निकालते हैं। और जब वो प्रोसेस आपका 6-7 साल लगातार होता है, उसके बाद ही पेरेंट की नजरों में आप एक अच्छे टीचर हैं। तो वो जो हमारा प्रोसेस था, जब इनिशियली 2-3 साल हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि फिर भी बच्चे बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं। पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो आपका एक बार आ गया रिजल्ट, हर बार तो ही नहीं आएगा, इसलिए
हम बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा के अहमदाबाद भेजेंगे, कोटा भेजेंगे। Yeah. तो वो एक प्रोसेस था, तब हमें सेटबैक तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, तब हमें इमोशनली फील हो जाता था कि यार हम इस बच्चे के लिए हमने भी इतनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी पेरेंट को अभी भी उस पे ट्रस्ट है जिनसे वो कभी मिला ही नहीं। तो वो एक पार्ट था, लेकिन अब ग्रेजुअली वो, क्योंकि बहुत सारा जैसे कोटा फैक्ट्री आ गया, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चल गए, तो बहुत पेरेंट्स अब अवेयर हैं कि हर जगह के फायदे भी है, नुकसान भी है। पहले बहुत ज्यादा ये था कि भाई हमने कोटा भेज दिया तो बच्चे का सब अच्छा ही अच्छा होना है, कुछ खराब नहीं होना। तो वो अब थोड़ा पेरेंट्स को दिखने लगा है, और जैसा मैंने बताया कि हमारा थोड़ा फोकस्ड रहता है, तो बच्चे भी थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो पेरेंट वो चीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो एक पार्ट मेरी जर्नी का है, बाकी तो एवरीथिंग हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस हम सबके लिए। So, any message that you would like to give to the parents as well as the students? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से जो इतने ओवर द इयर्स, लाइक 15 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने दोनों के लिए चीज जो मैं सोचता हूँ, वो एक तो ये रहेगी कि पेरेंट्स को, बहुत जगह आप ऐसा सुनेंगे कि पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि आप बच्चे को प्रेशर ना करें, या बच्चे को आप जो उसकी इच्छा हो वो करने दो। और सेम वे बहुत जगह स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि भाई आपको मेहनत नहीं करोगे या आप डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा हो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों मतलब चीजें एक्सट्रीम हो जाती है। जैसे मैं ये मानता हूँ एज अ पेरेंट आपको प्रेशर रखना है, लेकिन जैसे बोलते हैं नरम और गरम, आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी कि आप बच्चे को जब डांटने का टाइम है तब उसको डांटना भी है, और जब हमें लगता है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी करना है। बहुत बार क्या होता है एज अ पेरेंट हम एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। कोई पेरेंट मैं मिलता हूँ जो ये बोल देंगे कि आप बच्चे को कुछ भी मत बोलो, या हम इसको कुछ भी नहीं बोलते। वो भी मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है, क्योंकि बच्चे को पेरेंट एज अ गाइड होना बहुत जरूरी है। कुछ पेरेंट, मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, वो भी सही नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस लाना बच्चे की लाइफ में पेरेंट के थ्रू बहुत नेसेसरी है। तो पेरेंट्स के लिए तो मेरा हमेशा से यही एक मैसेज रहता है कि आप वो बैलेंसिंग एक्ट पे वर्क करें, थोड़ा आप इस बारे में एक्सप्लोर करें, क्योंकि अब नेट पे बहुत सारे, यूट्यूब पे भी पेरेंटिंग के बहुत वीडियोस आते हैं। आप उस पे फोकस करें कि कैसे आप टीनेज के टाइम पे बच्चों के साथ फ्रेंडली भी रहें, लेकिन इतना भी फ्रेंडली नहीं होना है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। तो वो मिक्स में बच्चा भी कंफर्टेबल है, और उसको ये पता है कि मेरे पे ये डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो एकदम स्ट्रेस फ्री जिंदगी देना बिल्कुल गलत है बच्चे को, और बहुत स्ट्रेस देना भी गलत है। तो वो बैलेंस हमें लेके चलना है। स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि 9 to 12 उनके लाइफ के सबसे क्रिटिकल ईयर्स है। अगर वो 4 साल वो अपनी एनर्जी फोकस दे पाए और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाए, तो उसका बेनिफिट, वो 4 साल का बेनिफिट उनको अगले 40 इयर्स मिलना है। पर हम जब 9 to 12 में बच्चों को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो उनको हम लोग भी हमारे एंड से काउंसलिंग करते हैं, बट पेरेंट को भी ये ध्यान देना है। तो बच्चों को ये समझना है, क्योंकि वो एज टेंडर है, उन्हें ये समझना है कि जितने भी जैसे गैजेट्स हैं या जो भी AI प्लेटफॉर्म्स है, वो सब बने ऐसे हैं सोशल मीडिया कि वो उनका ध्यान खींचने का ट्राई करते हैं। तो उनको वो आर्ट सीखनी पड़ेगी कि कैसे बैलेंस करके चलो। बंद करना भी सोल्यूशन नहीं है कि आपने सब बंद कर दिया। सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप पे इतना कंट्रोल ला पाओ कि आप उसको मिनिमाइज कर पाओ। जब आपका पीक टाइम आ रहा है एग्जाम्स का, तब आप उसको बिल्कुल जीरो कर पाओ। वेकेशन में आप उसके यूज को करो। तो ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है, ये बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी के टाइम में जो डिस्ट्रैक्शंस है वो हमारे टाइम से 100 टाइम्स ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बट स्टूडेंट भी हमसे 100 टाइम्स अब होशियार है। तो उतने केपेबल तो वो हैं ही कि वो उसको बैलेंस कर सकते हैं। मैं तो आपका ही एग्जांपल देखता हूँ, आप भी दोनों चीजें साथ बैलेंस कर ही रहे हैं। तो दिस इज द राइट फिलोसॉफी। उस तरीके से अगर वो बैलेंस कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। That was a wonderful conversation. Thank you so much for joining. Thank you. My pleasure.